वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिलियम गाये को डंजन में ले आई थी ताकि वो अपना शिकार खुद कर सके, क्योंकि ड्रैगन उन्हीं को खाते हैं जिन्होंने उन्हें खुद शिकार किया हो। जिसके बाद वो लोग गाये के शिकार किए गए खाने का आनंद ले रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर फ्रेयाते के साथ मिलियम को वहाँ से घसीटते हुए ले जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर इमरू डियाब्लो के लिए वेसल तैयार कर रहा था, लेकिन इन सब के चक्कर में वेल्डोरा और वेस्टा की हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही थी। इसका कारण यह है कि उनके पास लोगों की काफी कमी है, पर ऐसा नहीं है कि रिमरू के पास लोग नहीं, उसके पास काफी सारे वर्कर हैं। लेकिन यह एक सीक्रेट काम होने की वजह से इसके बारे में कुछ ही बंदों को पता है, और उनकी इस पार्टी में डीनो भी शामिल हो गया था, क्योंकि उसको अपने ही एरिया से भगा दिया गया है। पर रिमरू उससे काम करवा कर ही मानेगा, इसी वजह से वो उनके साथ शामिल हो चुका है। अगले सीन में वेल्डोरा को अपना एक असिस्टेंट मिल गया था, जो और कोई नहीं बल्कि इफ्रीतो है। यहाँ तक कि काफी सारे ट्रायंट के लिए रिमरू ने अपनी डोल का इस्तेमाल करते हुए उनके लिए बॉडी तैयार कर दी थी, और जिसके लिए इतनी सारी डोल बनाई गई है, वो अपने लिए नए नए लोगों को खोज रहा है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में बैकग्राउंड में रिमरू बता रहा था डीमन रेल्म, यह स्पिरिचुअल रेल्म जहां मोस्टर कहलाने वाले स्पिरिचुअल बींग्स रहते हैं। इसे अंडरवर्ल्ड या हेल के नाम से भी जाना जाता है। तभी हम वहां पर एक कॉमेडियन बंदे को देखते हैं जिसने डियाब्लो को देख लिया था, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए कहता है, वो 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 मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। अब उसको अपने रास्ते में पड़ता देखकर डियाब्लो का दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो अपने लंबे लंबे हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी के साथ हमें फिर से बैकग्राउंड में रिमरू बता रहा था डीमंस जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, बॉडी डिस्ट्रॉय होने पर भी समय के साथ वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं। यह उन बीइंग की एक स्पेशल फीचर और साथ ही एक लिमिटेशन भी है, जिनका कोई स्पिरिचुअल बॉडी नहीं होता। इसलिए डीमन किसी बॉडी या चैनल के बिना फिजिकल वर्ल्ड में रिइनकार्नेशन नहीं ले सकते। वैसे भी रिइनकार्नेशन लेना हर डीमन की सबसे प्यारी इच्छा और गहरी चाहत होती है। इसके बाद यहाँ से निकट होकर एक जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर डियाब्लो एक लड़की से मिलने के लिए आते हुए उससे कहता है, काफी समय हो गया जॉन। अब इस बंदे को अपने सामने देखने के बाद जॉन कहती है, नो यार, क्या तुम रिइनकार्नेटेड हुए थे? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद डियाब्लो उसको बताता है कि अब मेरा नाम डियाब्लो है और मेरे मास्टर ग्रेट रिमरू से मिला है, जो एक सेक्रेट गिफ्ट है। अब उसको नाम मिल गया है, इस वजह से जॉन काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। दूसरी तरफ डियाब्लो बोल पड़ा, और मैं तुम्हें ग्रेट रिमरू के लिए काम करने का सम्मान भी दूंगा जॉन। अब ये सुनकर उस बंदी को उस पर हंसी आ रही थी। फिर वह हवा में फ्लोट करने के साथ एक फॉर्मेशन तैयार करते हुए कहती है, नींद में बातें करना मरने के बाद के लिए बचा कर रखो नो यार। जिसके बाद वो अपनी फॉर्मेशन फुल्ली चार्ज करते हुए सीधे डियाब्लो पर अटैक कर देती है, और वो अटैक सीधे जाकर डियाब्लो को भी लग चुका था। अब इस नजारे को देखने के बाद जॉन मुस्कुराते हुए कह रहे थे, तुम्हारी हिम्मत है मुझसे इस तरह से बात करने की। फिर हम ग्राउंड की तरफ आते हैं, जहाँ पर डियाब्लो एक बैरियर को क्रिएट करने के साथ खुद को काफी आसानी से बचा लिया था, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका था। अब उसको सही सलामत देखने के बाद वो बंदी इरिटेट हो चुकी थी। नीचे की तरफ डियाब्लो अपने कपड़े साफ करते हुए कह रहा था, ग्रेट रिमरू के लिए काम करने का सौभाग्य मिलने पर कितना स्टूपिड रिस्पॉन्स है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जॉन अपनी फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल करने के साथ कहती है, मैं तुम्हें यही मार दूंगी। और उसकी फॉर्मेशन फुल्ली चार्ज हो पाती उससे पहले ही डियाब्लो एक चुटकी मारते हुए उसकी फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है। अब इस नजारे को देखने के बाद जॉन की आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ डियाब्लो का कहना है, मेरी अभी की हालत में तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ये बात सुनकर जॉन कहती है, तो तुम्हारा कहना है कि जिसने तुम्हारा नाम रखा है उसका नाम रिमरू है? जिसका जवाब देते हुए डियाब्लो बताता है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें बिना किसी रिस्पेक्टफुल एड्रेस से बुलाए, लेकिन लगता है कि अब तुमको भी उनमें दिलचस्पी हो गई है। ग्रेट रिमरू ना केवल स्पिरिचुअल फॉर्म से बल्कि फिजिकल रूप से भी एक अमेजिंग पर्सन है। उनमें एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी है जिसमें डिवाइन लाइट है, और साथ ही वह ताज की तरह ठंडे और मुलायम और प्यारे भी हैं, क्योंकि वह एक स्लाइम है। अब ये सुनकर जॉन हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा? वो एक स्लाइम डीमन लॉर्ड है ना? बढ़िया, पहले मैं तुम्हें हराऊंगी और फिर उसे। अब उसको अपनी तरफ आता देखकर डियाब्लो उसको बताता है कि क्या तुमको सच में लगता है कि तुम्हारे पास कोई मौका है? फिर वो उसका हाथ पकड़ने के साथ दूर फेंक चुका, लेकिन वो बंदी हार नहीं मानती। इसी के साथ उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी, और इस फाइट में डियाब्लो उसको बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन वो बंदी भी उस पर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रही थी। लेकिन वो डियाब्लो को छू तक नहीं पाए, लेकिन डियाब्लो उसके पीछे से एकदम से आते के साथ उस पर अटैक कर चुका, जिसकी वजह से वो सीधी उड़ते हुए एक चट्टानों से जा टकरा गए थे। लेकिन वहाँ पर उन सभी की स्पिरिचुअल बॉडी होने की वजह से उनको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जबकि दूसरी तरफ डियाब्लो उसको समझा रहा होता है, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें एक बॉडी दूंगा, और तुम्हें वायलेट और ब्लैक को भी, और तुम तीनों हजारों सालों से एक दूसरे का रिइनकार्नेटेड लेने में रुकावट डाल रही हो और एक दूसरे को रोक रही हो, इसी वजह से यह बेमतलब की बात है। फिर वो उसके पीछे आते के साथ बताता है, तुमको कुछ एक्साइटमेंट चाहिए है ना? अब उसको अपने पीछे देखने के बाद
जोन उस पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही डियाब्लो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। लेकिन डियाब्लो अभी तक रुकता नहीं, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट चाहिए था। जिसके बाद वो उसका सर पकड़ते हुए सीधे जमीन में दे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा क्रिएट हो चुका था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डियाब्लो उसकी काफी गंदी हालत करने के बाद बताता है, क्या तुम्हें अब अपनी जगह का अंदाजा हो गया? साथ ही मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा, तो उम्मीद है कि तुम तब तक तैयार रहोगी, और मेरी सलाह है कि तुम अपना वह बदतमीज रवैया सुधार लो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि वहीं पर पड़ी हुई जोन हैरान होते हुए कह रही थी, एक स्लाइम डीमन लॉर्ड है, यह तो लियोन के साथ खेलने से कहीं ज्यादा मजेदार हो सकता है। उसी वक्त वहाँ पर उसके दो सर्वेंट आते के साथ उसको बताते हैं, तुम हार गई, ये मैं देख सकता हूँ। पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ एक और बंदी उसको बताती है, अगली बार तो मौका मिलेगा ही। अब उसके भी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो कहती है, मैंने कहा मैं हारी नहीं, पर लगता है बोरियत भरे दिन बस खत्म होने वाले हैं। पर उसे छोड़ो, जिस दिन वह दोबारा आएगा मैं उससे बदला जरूर लूंगी। जो सब बताने के बाद वो एक पावरफुल अटैक सीधे डियाब्लो की तरफ थ्रो कर देती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वही बंदा उड़ते हुए कह रहा था, तो तेरे की आखिर उसकी क्या दिक्कत है? अगर मैं डीमन ना होता वह मुझे मार ही डालता, पर मैं उसे ढूंढ कर उसे करारा जवाब दूंगा। और उसी के बगल में उड़ रहा डियाब्लो को भी जोन के अटैक का एहसास हो जाता है। साथ ही वो कहा, ए भगवान, जोन सच में कभी नहीं सीखते। दूसरी तरफ वो बंदा उसको गालियां देते हुए कह रहा था, रुक जा कमीने, तूने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। अब इस कार्टून को अपने सामने देखने के बाद डियाब्लो जोन के अटैक उसी की तरफ थ्रो कर देता है। अब इतने खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आता देखेकर उस बंदे की फटके चौसठ हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो उस अटैक से बच भी नहीं पाता, जिसकी वजह से वो सीधा उड़ता हुआ लावा में जा गिरा। इसके बाद यहाँ से निकट होकर वॉयलेट की तरफ आ गया था, जो अपने सामने टंगे हुए उन डीमंस को देखते हुए कह रही थी, क्या तुम लोगों ने सच में सोचा है कि तुमने क्या किया? तुमने नहीं सोचा है ना? नहीं, तुमने नहीं सोचा। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से टॉर्चर वेपन लेने के साथ कहती है, ठीक है तो क्या अब हम शुरू करें? पर मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसी वजह से क्या तुम मेरे रास्ते से हट सकते हो नोयर? फिर हम वहाँ पर डियाब्लो को देखते हैं, जो उसको बता रहा होता है, वॉयलेट, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे डियाब्लो कहो। ये बात सुनकर वॉयलेट इरिटेट हो चुकी थी, इसी वजह से वो अपने उस वेपन का इस्तेमाल करने के साथ उस डीमन को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। अब इस नजारे को देखने के बाद डियाब्लो उसको बताता है, तुम मुझे इतनी बिजी तो नहीं लगती। ये बात सुनकर वॉयलेट कहती है, इन लोगों ने मेरे रिइनकार्नेटेड लेने के प्लान को बर्बाद कर दिया, इसी वजह से मैं इन्हें पनिश कर रही हूँ। इस पे डियाब्लो उसको बताने लगा था, रिइनकार्नेट, ये तो बहुत बढ़िया है, अगर तुम ग्रेट रिमरो के लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। जो सुनने के बाद वॉयलेट बोलती कि क्या तुमने कभी अपने काम से काम रखो वाली कहावत सुनी है? ये बात सुनकर डियाब्लो कहता है, तुम्हें इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है, मैंने पहले ही यह साबित कर दिया है कि तुम मुझे फाइट में नहीं हरा सकते। अब ये सुनकर वॉयलेट का दिमाग खराब हो चुका था, इसी वजह से वो उसकी तरफ आते हुए कहती है, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से मोह खत्म हो गया है। पर वो कुछ दूरी पर आकर ही रुक जाती है, क्योंकि डियाब्लो उसको कुछ ऐसी बातें बता रहा था, जोन और ब्लैक, मैं उन दोनों के सामने भी वही प्रपोजल रखूंगा, और वह दोनों ही समझदार लेडीज हैं, हो सकता है कि वह तुमसे पहले ही रिइनकार्नेशन ले ले। अब ये सुनकर वॉयलेट पीछे नहीं हट सकती थी, इसी वजह से वो उसकी इस बात पर एग्री कर गई। जो सुनकर डियाब्लो तुरंत ही तीसरे की तरफ रवाना हो चुका। दूसरी तरफ उसका सर्वेंट उससे सवाल कर रहा होता है, क्या रिइनकार्नेशन की ये बात सच है? जिस बात का जवाब देते हुए वॉयलेट बताती है, खैर उसे जानते हुए मुझे शक है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन मुझे अपनी पसंद की बॉडी नहीं मिली तो मैं उन सभी को मार सकती हूँ। अगले सीन में डियाब्लो थोड़ा परेशान होते हुए बताने लगा था, वह दोनों तो आसान थे, लेकिन आखिरी वाली ब्लैक शायद वो उतनी आसान ना हो। दूसरी तरफ वही बंदा उड़ते हुए कह रहा था, यार काफी दर्द हो रहा है, पर वो सामने क्या वही कमीना है, पर इस बार मैं उसे दिखाऊंगा कि असल में मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। इसी के साथ वो उसकी तरफ जाते हुए मुक्कों की बारिश डियाब्लो पे करना शुरू कर देता है, लेकिन डियाब्लो पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसी के साथ डियाब्लो अपने एक ही हाथ से उसको दूर पुश कर चुका, फिर वो सीधा उड़ता हुआ जाकर उन स्पाइक्स में धंस जाता है। दूसरी तरफ डियाब्लो उन्हीं बातों को सोचते हुए कह रहा होता है, जाहिर है वह इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी कि ग्रेट रिमरो की अट्रैक्शन को ना देख पाए। इसके बाद यहाँ सिर कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर हम काफी सारे लाशें देख पाते हैं। तभी वहाँ पर ब्लैक का एक सर्वेंट आते के साथ इस नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डियाब्लो और फार्मिंग करते हुए उसको बता रहा था, आखिरकार कोई तो है जो शायद समझ सके, इसलिए मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ ब्लैक है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो बंदा घबराने के साथ अपने मन में कहने लगा, अगर मैंने मना किया तो मेरा भी हाल उन लाशों जैसा ही होगा, लेकिन अगर मैंने मिस्ट्रेस की मंजूरी के बिना हाँ कर दी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, लगता है मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। और वह भी सोच सोच कर परेशान हो ही रहा था। तभी वहाँ पर एक पोर्टल के जरिए एक बंदा सामने की तरफ आते हुए कहता है, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा ब्लैक किंग, हमारे मिस्ट्रेस
ने कहा है कि वे आपसे मिलने के लिए एक्सेप्शन करेंगे। जिसके बाद डियाब्लो उस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक की जगह की तरफ आ गया था और वो उस नजारे को देखने के बाद कहता है कि तो ब्लैक तुम यहाँ पर छिपी हुई थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ब्लैक पियानो प्ले करते हुए कह रहे थे, मैं देख रही हूँ कि तुम रियनकार्नेट हो गए हो नोयर। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद डियाब्लो उसको बताने ही वाला था कि मैं नोयर नहीं हूँ, लेकिन उससे पहले ही वो बंदी उसको बता देती है कि मुझे पता है कि तुम अब डियाब्लो हो। ये बात सुनकर डियाब्लो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, इससे हमारा समय बचेगा और अब मैं ग्रेट रिमरो के लिए काम करता हूँ जो डीमन लॉर्ड बन चुके हैं और मैं कई कामों में माहिर हूँ। उन्होंने मेरी कई बार तारीफ की है और ब्लैक मैं यहाँ तुम्हें भी ग्रेट रिमरो के लिए काम करने की खुशी के बारे में बताने आया हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो दोनों फुसफुसाते हुए कह रहे थे ये तो उसके मूड को पहले से भी ज्यादा खराब कर देगा। ये बात सुनकर ब्लैक नाराज हो चुकी थी, इसी वजह से वो उन दोनों पर जानलेवा अटैक करने के साथ कहती है कि चुप रहो, पर वो लोग इससे मरेंगे नहीं। जबकि दूसरी तरफ ब्लैक ने अपना पियानो फिर से बजाना शुरू कर दिया था। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैक ने अपनी धुन को कंप्लीट कर ली थी। साथ ही वो उसको बताती है मैं उससे मिलूंगी और मैंने खुद एक बार उससे मिलने का फैसला कर लिया है। तभी यहाँ से निकट होकर उसी बंदे की तरफ आ गया था जो एक लेक के पास बैठा होता है। तभी अचानक से उसकी नजर डियाब्लो पर चली जाती है, इसी वजह से वो उसके रास्ते में आते हुए कहा रुको प्लीज मुझे अपने लिए काम करने दो, मैं कुछ भी करूंगा तो प्लीज मुझे अपना सर्वेंट ही बना लो। लेकिन डियाब्लो उसके बातों को इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो बंदा उसे फिर से रोकते हुए कहता है अरे कम से कम मुझे अपना नाम तो बता दो। अब ये सुनकर डियाब्लो वहीं पर रुकने के साथ उसे बताना शुरू करता है बहुत बढ़िया, मेरा नाम डियाब्लो है, मैं उन एलिट 4 में से एक हूँ जो ग्रेट डीमन लॉर्ड रिमरो की सेवा करते हैं। अब डीमन लॉर्ड का जिक्र सुनकर उस बंदे की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी यहाँ से निकट होकर टेम्पेस्ट सिटी की तरफ आ गया था जहाँ पर डियाब्लो आते के साथ रिमरो से कहता है सेकंड सेक्रेटरी डियाब्लो वापस आ गया है। इस पर रिमरो उसको बताने लगा था तुम्हारा स्वागत है, पर ऐसा नहीं है कि मैं परेशान था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। अब ये सुनकर डियाब्लो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसका शरीर कांप रहा होता है। साथ ही वो कहा मैं ऐसी तारीफ के लायक नहीं हूँ, पर मैं आपकी बातों को अपनी आत्मा में बसा लूंगा। उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद रिमरो उस पर हंसने के साथ कहता है कि वैसे तुमको कुछ लोग मिले जिस बात पर एग्री करते हुए डियाब्लो बताना शुरू करता है। अभी यहाँ मैंने 3 लोगों को बुलाया है और वो 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने मुलाकात के लायक समझा है। इसी के साथ वो तीनों लड़कियां उसके कमरे में एंटर करती है। अब इन तीनों लड़कियों को अपने सामने देखने के बाद रिमरो अपने मन में कहने लगा अच्छा तो ये सब लड़कियां हैं और ये काफी सुंदर भी हैं और ये उसकी पुरानी जान पहचान वाली हैं, वैसे ये इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगती। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रफाएल उसको बताती है नहीं ये तीनों सबसे हाई रैंक डीमंस यानी आर्च डीमंस में से हैं, पर ऐसा लगता है कि वह इंसानों जैसे दिखने के लिए अपने मैजिक्यूल्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। जो सब जानने के बाद वो उन्हें बताना शुरू करता है ये डिस्गाइज बहुत बढ़िया है और आप बिल्कुल आम इंसानों जैसे दिखते हैं, मुझे यकीन है कि कोई होली नाइट भी यह नहीं पहचान पाएगा कि आप लोग आर्च डीमन हैं। पर वो उनके चेहरों को देखने के बाद बोला क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। दूसरी तरफ डियाब्लो हंसने के साथ उसको बताता है अरे मेरे ग्रेट रिमरू, अब उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। जो सुनते ही जॉन सीधे रिमरू के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। अब इस बंदे को अपने सामने देखने के बाद रिमरू उससे कहता है तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, मैं डीमन लॉर्ड रिमरू हूँ। दूसरी तरफ जॉन अपने एटीट्यूड में आते हुए कहने लगी मैं इम्प्रेस हूँ कि आपने एक नजर में ही पहचान लिया कि हम क्या हैं। जो सब बताने के बाद उसने अपना ऑरा अनलीश करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरह से हिलना शुरू हो चुकी थी। उसका ऑरा फील करने के बाद रिमरू इम्प्रेस हो चुका था, इसी वजह से अब वो अपना डीमन लॉर्ड ऑरा अनलीश करता है। इस पावरफुल एनर्जी की वजह से वो तीनों पीछे हट चुके थे, क्योंकि ऐसी एनर्जी को बर्दाश्त करना उन तीनों के लिए भी थोड़ा मुश्किल है। पर जब ये सब खत्म होता है तो जॉन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होने के साथ कहती है बहुत बढ़िया मास्टर, मैं आपकी सेवा के लिए अपनी आर्मी के 200 मेंबर्स यहाँ पर लाऊंगी। उसकी इस बात पर रिमरू बताता है कूल, मेरे को इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। जबकि दूसरी तरफ डियाब्लो दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर ब्लैक सामने की तरफ आते हुए कहना शुरू करती है ग्रेट रिमरू, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, प्लीज मुझे मेरे और 200 मेंबर्स को आपके लिए काम करने की परमिशन दे। सामने की तरफ वो लड़का भी कहना है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है मास्टर, मैं भी अपने 200 साथियों के साथ आपको सर्व करना चाहती हूँ। उन तीनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जबकि सामने की तरफ डियाब्लो कहना शुरू करता है इन तीनों के अलावा एक और बंदा था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, उसके भी 100 सबऑर्डिनेट्स थे जिससे टोटल गिनती 700 हो गई। इसी वजह से मुझे उम्मीद थी कि पूरे 1000 मिलेंगे, पर अपनी इस नाकामी पर मुझे शर्म आती है। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर डंजन के 100वें फ्लोर की तरफ आ गया था, जहाँ पर डियाब्लो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए कहता है मैं तुम्हें खुद को दिखाने की इजाजत देता
चाहता हूँ, इसलिए मैनिफेस्ट। इसी के साथ वहाँ पर 1300 डीमन समन हो चुके थे। अब इतने सारे डीमंस को देखने के बाद रिमरू भी हैरान होते हुए कहता है, अरे जरा रुको, क्या वे सभी आर्च डीमंस हैं? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए डियाब्लो कहता है, ये 6 पहले वाले तीनों के भरोसेमंद साथी हैं और मुझे इनमें से कुछ तो कम से कम होनहार लगते हैं। वैसे रास्ते में मुझे यह ग्रेट डीमन भी मिला, पर उस बंदे की ऐसी हालत को देखने के बाद रिमरू अपने मन में कहा, मैं यह नहीं पूछूंगा कि वह इतना पिटा हुआ क्यों है। दूसरी तरफ डियाब्लो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, अब ग्रेट रिमरू को अपना इंट्रोडक्शन दो। जो सुनते ही वहाँ के सारे लोग उसके सामने झुक चुके थे। यहाँ तक कि ब्लैक का एक सर्वेंट बता रहा था, इस समय हम ग्रेट डीमन लॉर्ड रिमरू के वफादार सेवक है, हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू उससे कहता है, तो फिर हम कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी डीमंस के लिए बॉडीज तैयार किए जा रहे थे और इस नजारे को देखने के बाद वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके पीछे की तरफ डीनो छुपके से देखते हुए कहा, अरे बाप रे बाप, अब ये क्या मुसीबत है। सामने की तरफ रिमरू उन तीनों के पास जाते हुए कहता है कि माफ करना, तुमको इंतजार करना पड़ा। वैसे क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लुक में कोई बदलाव करूं? इस पे ब्लैक का कहना है कि आप इसे पर्सनली रूप से ऐसा करेंगे। अब ये सुनकर रिमरू बताने लगा था, खैर तुम लोग खास केस हो और मैं तुम्हारे स्केलेटन स्ट्रक्चर के लिए इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा हूँ। अब इस स्केलेटन स्ट्रक्चर को देखने के बाद उन तीनों के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। इसी वजह से हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस कैप्सूल के अंदर उन तीनों के लिए बॉडी स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था। और इस नजारे को देख रही रामरिस बोल पड़ी, तो इन तीनों के बारे में क्या ये काफी अरसे से जिंदा नहीं है? जिस बात का जवाब देते हुए डीनो कहता है, मैं भी यही सोचता हूँ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर रिमरू उन कैप्सूल को देखते हुए कह रहा था, तो ऐसा है, मुझे भी यही लगा था। उनके पास 2 ऐसे सर्वेंट है जो आर्च डीमन है, यानी इन्हीं के बराबर रैंक वाले। वैसे इसका मतलब यह है कि उनमें कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ एनर्जी लेवल से नहीं मापा जा सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रफार उसको बताती है कि डीमंस अपनी एज के बिहाफ पर अपनी रैंक तय करते हैं और जो डीमन 1000 साल से ज्यादा समय से मौजूद हैं, वह डोमिनेंट क्लास में आते हैं। साथ ही साथ उनके पास दूसरों से अलग रहने का अधिकार है। मेरा अंदाजा है कि डियाब्लो नाम के डीमन और उसके साथ आए 3 डीमन डोमिनेंट क्लास के हैं। उसके बातों को समझने के बाद रिमरू अपने मन में कहा कि अच्छा, तो दूसरे शब्दों में कहे तो वह तीनों लड़कियां डियाब्लो जितनी ही जबरदस्त पावरफुल हैं। जो सब सोच लेने के बाद वो बताता है कि खैर वह कितने समय से जिंदा है, इस बात को अलग रखें तो यह कहना सही होगा कि अब हमारी तरफ कुछ काफी इम्प्रेसिव डीमन है। रिमरू की ऐसी बातों को सुनने के बाद डियाब्लो कहता है कि असली बात यह नहीं है कि आप कितने समय तक जिए, बल्कि यह है कि आप कैसे जिए। क्या आपका यही मतलब है? पर इस पे रिमरू उसे साफ साफ मना करने के साथ कहता है, वैसे उनके नाम क्या हैं? इस पे डियाब्लो उसे बता देता है कि इनके कोई भी नाम नहीं है। अब ये सुनकर डीनो हैरान होते हुए कहा, रुको रुको, तुम ऐसा नहीं करने वाले हो, है ना? दूसरी तरफ रिमरू मैजिक कोल का इस्तेमाल करने के साथ उन तीनों से बातें करते हुए कह रहा था, मैं तुम लड़कियों को नाम देना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। नाम देने से तुमको और ज्यादा पावर मिलेगी, तो तुम क्या सोचती हो? जो सुनकर वो तीनों एक एक करके कहने लगे थे, हाँ जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी, कोई एतराज नहीं है। जो सब जानने के बाद रिमरू खुश होने के साथ कहता है, मैं सुपर पावर नाम के साथ जाऊंगा, जैसे मैंने डियाब्लो के साथ किया था। तो शुरू करते हैं, टेस्टारोसा, कैरेरा, अल्टीमा, आपसे तुम इन नामों से जानी जा सकती हो। दूसरी तरफ डीनो के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। साथ ही वो कहता है, अरे अरे, तुम तो उन्हें ऐसे नाम दे रहे हो जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर उन तीनों के नाम मिलने की वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ उनका बॉडी स्ट्रक्चर का प्रोसेस भी काफी तेजी से होने लगा था और इसके कुछ देर बाद वो तीनों कैप्सूल पेनिट्रेट हो चुके थे, यहाँ तक कि वो तीनों सामने की तरफ आ गए थे। जबकि रफाल रिमरू को बता रही थी, नाम मिलने के बाद वह डीमन पेयर्स में इवॉल्व हो गए हैं। इस नजारे को देखने के बाद डीनो भी अमेज होते हुए कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? उनसे तो एनर्जी निकल रही है, वो भी जबरदस्त। दूसरी तरफ रिमरू उनसे सवाल करता है, अब तुम्हारी बॉडी इसको कैसा लग रहा है? जिस पर वो तीनों बताने लगे थे, फंटास्टिक, और हाँ, ये बॉडी काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी टेस्टासोरा सामने की तरफ आते हुए रिमरू से कहती है, ग्रेट रिमरू, प्लीज मुझे आपके प्रति अपनी लॉयल्टी जाहिर करने की परमिशन दे। और सच कहूँ तो जब से मैंने आपको पहली बार देखा है, तब से मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। जिस बात पर एग्री करते हुए अल्टीमा का कहना है, मैं भी इतने समय से काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और मैं ग्रेट रिमरू को सर्व करने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगी। यहाँ तक कि कैरेरा भी पीछे नहीं हटती, मास्टर मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे जो भी ऑर्डर देना हो मुझे बता देना। जिस बात पर एग्री करने के साथ रिमरू कहा कि ठीक है, वैसे तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जिसके बाद रिमरू उन कैप्सूल की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा था, उसके बाद मैंने सभी डीमंस को नया रूप दिया और उन्हें नाम भी दिए और मेरे साथियों में सिर्फ मॉस और पेरियोन ही डीमन पियर्स बने। वेनम डार्क डीमन बन गया। साथ ही साथ कल
कल्चर कैप्सूल में मौजूद मैजिक की वजह से मैंने 2 दिनों के अंदर ही उन सभी का नामकरण पूरा कर लिया। नाम मिलने के बाद बाकी सभी मेंबर्स ए रैंक से ऊपर पहुंच गए और इस तरह से हमारी नई डीमंस आर्मी ब्लैक नंबर्स तैयार हुई। इसके बाद यहाँ से कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर टेस्टारोसा एक ड्रिंक लेते हुए कह रही थी, डियाब्लो अब मुझे समझ आया कि तुमने ग्रेट रिमरो के लिए खुद को समर्पित क्यों कर दिया। जिस बात पर एग्री करते हुए अल्टीमा भी बताती है, वह सच में कमाल का है। हम सब ने अपनी एनर्जी को सप्रेस कर रखा था, फिर भी उसने तुरंत पहचान लिया कि हम क्या है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद कैरेरा का कहना है, मैंने अपनी प्रेजेंस को इतना सप्रेस कर दिया था कि मैं बिल्ली के बच्चे के पास से चुपके से निकल सकती थी। तभी टेस्टारोसा डियाब्लो को बता रही थी, अगर वह इंटरेस्टिंग नहीं निकलता तो मैंने तुम्हें मारने के बारे में सोचा था। उन तीनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद डियाब्लो कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने मुझे ग्रेट रिमरो के सामने शर्मिंदा होने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन अगर तुम सच में ऐसा ही करना चाहती हो। उसकी बातों के बीच में ही टेस्टारोसा बोल पड़ी, चिंता मत करो डियाब्लो, रिइंकार्नेशन लेने में हम सभी डीमंस की सबसे बड़ी इच्छा है। जिस बात पर एग्री करते हुए अल्टीमा भी बोल पड़ी, मैं अल्टीमा नाम की कसम खाती हूँ, ग्रेट रिमरो के अंडर काम करना मॉन्स्टर्स को टॉर्चर करने से कहीं ज्यादा मजेदार होना चाहिए। साथ ही साथ कैरेरा का भी कहना है, मैं उस नाम की भी कसम खाती हूँ जो उसने मुझे दिया। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद डियाब्लो भी जाम टकराते हुए भी कहने लगा, तुम ना सिर्फ ग्रेट रिमरो के ऑर्डर्स को फॉलो करोगी बल्कि मेरे ऑर्डर्स को भी। इसी के साथ यहाँ से कट होकर रिमरो के मेंशन की तरफ आ गया था जहाँ पर डियाब्लो उसको चाय सर्व करते हुए भी कहता है, हमने इसी बारे में बात की थी और अब वह मेरे कमांड में है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि अब वह क्या करेंगे। पर मुझे यकीन है कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको आगाह कर देना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरो परेशान हो गया था, इसी वजह से वो उसको मन ही मन कोसते हुए कह रहा था, यार तुम ही हो जो उन तीनों को यहाँ पर लेके आई हो। खैर अब वह डियाब्लो के कमांड में है, इसलिए हम बस यही कहेंगे कि सारी जिम्मेदारी उसी की है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है, तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।